एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाती है। जैसे कि आप समुद्री इलाकों में जाओ तो वहाँ का सॉल्ट पार्टिकल जो गैस का है वो ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे की हवा उस पर इफेक्ट करेगी। अगर आप रेनी सीजन की बात करें तो वहां पर आपका जो है वेपर जो है ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां पर भी आपकी गैस जो है ऊपर नीचे हो जाती है। जिस दिन आपका बारिश का मौसम है उस दिन वाटर वेपर हवा में ज्यादा होगा, और जिस दिन सन का है, सूरज है, बारिश नहीं है, वहां पे वाटर वेपर उस टाइम कम होगा। तो कुछ गैसेज जो है ऊपर नीचे भी होती रहती है। उन्होंने कहा है कुछ इम्प्योर गैसेस भी हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में होती है और वो एनवायरनमेंट को दूषित करती है। वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्मोक है, केमिकल्स एंड डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और भी बहुत तरह की गैसेस हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो कि हार्मफुल गैसेस कहलाती है। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड योर कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सी दिस डायग्राम आई हैव मेड, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे हमारा अर्थ के ऊपर लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, राइट। मान लो यहाँ पे मेरा अर्थ है, अब अर्थ के ऊपर जो है ये लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है, यानी कि जो सबसे पहला हम कांटेक्ट में आते हैं एटमॉस्फेयर के, वो ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके थोड़ा और आप फैलोगे आगे तो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर और आगे जाओगे तो मेसोस्फेयर होता है, और जो आपकी लास्ट स्टेज होती है, लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, वो थर्मोस्फेयर होती है, ठीक है। हर एक लेयर की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि जैसे जैसे आपकी एल्टीट्यूड बढ़ती जाती है ना, आपकी जो ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, लोअर लेवल पे जो गैसेस होती है वो इसके अंदर है, जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होता है। तो ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं, आप ऑक्सीजन कह सकते हो, नाइट्रोजन कह सकते हो, वाटर वेपर कह सकते हो, डस्ट कह सकते हो, स्मोक कह सकते हो। ये सारी चीजें आपस में मिलकर जो है एटमॉस्फेयर को बनाती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में हमें जो एक तरीके की गैस मिलती है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है वो है ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज होता है 21। तो टोटल अगर हम 100% में से लगाएं तो 99% जो है हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, और जो बचा वो 1% होता है, उसके अंदर बाकी की गैसेज आ जाती है, जिनको आप कह सकते हो ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ओजोन हो गया। तो और भी तरह की गैसेज हैं जो आपको हमारे एनवायरनमेंट में मिलती है, बट इनकी जो क्वांटिटी है या फिर परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो अभी हमें इस बात से कंफर्म हो गया कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में मेन दो गैसेज जो है कौन सी है? नाइट्रोजन है जो कि 78% होती है, और आपका ऑक्सीजन है जो कि 21% होती है। तो उन्होंने कहा है कि ऑल ओवर जो है 99% वॉल्यूम में और 98% वेट में ये हवा जो है हमारे एनवायरनमेंट में होती है। आगे उन्होंने कहा है कि 4 ऐसी इन सब में हवाएं हैं या फिर गैसेज हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उन्होंने कहा है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, राइट। तो ये चारों क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले उन्होंने कहा है नाइट्रोजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि में ही रहते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर जहां हम रहते हैं वो सबसे बॉटम पार्ट है, यानी कि सबसे निचला हिस्सा है हमारी हवा जो हम लेते हैं। ये जो है फैली हुई है अर्थ से 16,000 किलोमीटर की हाइट तक इसमें जो है हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है बट अबाउट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर लाइज विद इन 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो हम देख सकते हैं या फिर जो अर्थ के पास का जो एरिया जो हम देखते हैं या कंज्यूम करते हैं वो 32 किलोमीटर पास तक ही है। द अर्थ इज वाइटल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एयर लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। एक हवा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए धरती चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए, राइट। तो उन्होंने कहा है कि हवा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके अंदर क्या होता है? लिविंग गैसेज होती हैं जो कि ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल हो गए या प्लांट हो गए, सब उसको यूज करते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ टुवर्ड द एटमॉस्फेयर क्लोज टू इट्स सरफेस। तो उन्होंने कहा है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है ना वो अर्थ की तरफ खींचता है, उसकी फोर्स की तरफ जो है अर्थ उस फोर्स की वजह से एयर जो है अर्थ की तरफ खींचती है, राइट। दिस इज योर टॉपिक एटमॉस्फेयर। नाउ टाइम फॉर कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या तत्व है, क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजों को मिलाकर जो है आपका एटमॉस्फेयर बना है। तो जैसे कि हमने कहा कि उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, राइट, यानी कि बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं जिससे आपका एटमॉस्फेयर बन
छोटी लोअर लेवल पे जो यानी कि आपके लोअर लेवल पे जो गैसेस होती हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने कहा है नाइट्रोजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो उसी में पनप पाते हैं, उसी गैसेस की वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। तो हमारी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है। सेकंड है ऑक्सीजन। हम सांस ले रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, हम इनहेल करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत मस्त है सांस लेने के लिए, इसीलिए सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड उन्होंने बोला है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है? प्लांट्स के लिए। जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ऐसे प्लांट जो है ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, जैसे कि आप इनहेल क्या करते हैं, हम अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी तरीके से पेड़ क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। तो ये एक साइकिल है, हम कुछ छोड़ते हैं वो प्लांट ऑब्जर्व करते हैं, जो प्लांट छोड़ते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अब तक हमने 3 गैसेस को डिस्कस कर लिया है। थर्ड गैस है हमारी ओजोन लेयर। ओजोन जो है हमारी जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो भी रेज होती है उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ पे सर्वाइवल के लिए। तो जो हार्मफुल गैसेस सन छोड़ता है उससे वो एक शील्ड सी बना देती है, जिसकी वजह से वो जो उसकी रेज है अर्थ पर वो नहीं आ पाती। तो हमने पढ़ लिया कि हमारा जो है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी गैसेस, बड़ी गैसेस मिक्स हो जाती है और वो हमें जीने में मदद करती है। आगे उन्होंने और भी बताई है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. Let's start today's SST class. So as you know, we have started our chapter 5 and we have covered few topics from that chapter. In today's class, we are going to move to discuss further topics. So the chapter we are doing is 5 of geography, and the chapter name is reliefs of the earth. There are 3 reliefs of the earth: lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Right? We have discussed lithosphere, in which we have discussed 7 continents. Then we move to hydrosphere, in which we have discussed 4 oceans. Now time to move to next topic, and that is atmosphere. In today's class, we are going to discuss these topics: what is atmosphere, how atmosphere form, and what is the structure of the atmosphere. These 3 topics are on page number 44 and 45. When you open this page, you will see these topics on these pages, right? Let's start with first topic, that is atmosphere. तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? सराउंडिंग्स होती है हमारे एनवायरनमेंट की, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, और उसके अंदर एक चादर होती है, एक ब्लैंकेट जिसको हम कहते हैं, हवा की चादर होती है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, राइट। अब एटमॉस्फेयर उन्होंने उनकी लैंग्वेज में कहें तो यही है कि हैव यू एवर कंसिडर दैट यू लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशन ऑफ एयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ। दिस ओशन ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यानी कि समुद्र है हवा का, जैसे पानी का समुद्र होता है उसी तरीके से उन्होंने कहा समुद्र है हवा का, जो हमारे चारों तरफ है जिसमें हम रहते हैं उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम सारा टाइम जो है अपना एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, लेकिन वो ये रिड्यूस करता है द स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ द सन विच इज इंजीरियस टू आवर आईज। एक लेयर है जो कि उसकी जो रेज हैं जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, उसको भी अंदर नहीं आने देता। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, वो जो है हमारे लोअर लेवल पर होते हैं एटमॉस्फेयर के, जो कि ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट जो होते हैं सन की, उसकी वजह से वो रेडिएट होते रहते हैं, मतलब आपके मूव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है हमेशा मतलब वार्म रहता है रात के टाइम में, जिसको हम इफेक्ट जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हीट। उन्होंने कहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और वाटर वेपर होता है लोअर पोर्शन में, वो क्या करते हैं सन की जो हीट है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्या करते हैं एटमॉस्फेयर को गर्म रखते हैं, शाम को भी रात को भी, और इसी प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। जो वेट होता है एयर का वो उसको प्रेशर को एग्जैक्ट कर लेता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एनी चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो भी एटमॉस्फेयर में थोड़े से भी प्रेशर में चेंज आते हैं
वो चेंज कर देता है किसको, विंड को राइज कर देता है, मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, साउंड वेव जो होती है वो ट्रांसमिट होने लगती है एयर के लिए, एंड दिस इज व्हाई लिविंग थिंग्स आर एबल टू हियर, जिसकी वजह से हम कानों में सुन सकते हैं। तो बेसिक दो चीजें हमने इसमें पढ़ी कि एक तो ये सन की रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, दूसरा जो वाटर वेपर वगैरह है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि रात को थोड़ा है कि बायोस्फीयर की जितनी भी चीजें हैं उनको यूज करें, जैसे कि लैंड को हम यूज कर रहे हैं, पानी है पानी को हम यूज कर रहे हैं, एटमोस्फेयर है उस हवा को हम यूज कर रहे हैं, तो सारे कंपोनेंट्स को हम यूज कर रहे हैं। द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बेसिकली यही बोला गया है कि जो भी चीजें चेंज आ रही है वो ह्यूमन की वजह से आ रही है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लैंड को बढ़ा रहे हैं, अपने लैंड मास को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या है कॉन्टिनेंट पे प्रभाव पड़ रहा है, पीने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, पानी पे प्रभाव पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा जितने ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि हम एक्सेल वही करते हैं, तो हमारे एटमोस्फेयर पे प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से बायोस्फीयर का बैलेंस जो है वो बिगड़ रहा है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने इतना बढ़ा लिया जिसकी वजह से हम अपने एटमोस्फेयर में चेंज कर रहे हैं। इसको हम पॉल्यूशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, अभी आपने पढ़ा था फोटो पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ग्रोथ जो ह्यूमन कर रहा है अपने लिए, डेवलपमेंट जो ह्यूमन कर रहा है, उन सब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बायोस्फीयर पे। दिस विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ द बायोस्फीयर। उन्होंने कहा हमें ऐसे केयरफुली जो है चीजों को करना चाहिए जिससे हमारे बायोस्फीयर पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें क्या कहते हैं, पॉल्यूशन वगैरह चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो मेजर्स हैं कुछ, उनको प्रिकॉशंस है कुछ, उनको हमें ध्यान रखते रहना चाहिए ताकि हमारे बायोस्फीयर का जो बैलेंस है वो बिगड़े नहीं, हमारा नेचर जो है ठीक से चलता रहे। So on this note, I have finished your chapter 5 of geography. In next class, we will understand assessment corner of this chapter. Thank you for watching the video. Have a nice day. तो बेसिक दो चीजें हमने इसमें पढ़ी कि एक तो ये सन की रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, दूसरा जो वाटर वेपर वगैरह है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि रात को थोड़ा सा हमें गर्म रखता है। थर्ड हमने पढ़ा था कि ये जो साउंड होती है वो हवा के कारण होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा एटमोस्फेयर का होना जरूरी है, यानी कि हमारे आसपास हवा का होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो रीलियंस है, यानी कि लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और आपका एटमोस्फेयर है, इसके अंदर क्या बोला है हमने, नॉन लिविंग थिंग्स बोली है, ठीक है। कॉन्टिनेंट नॉन लिविंग थिंग्स है, ओशन नॉन लिविंग थिंग्स है, ये गैस जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। इसको जो है हम इसके अंदर तीनों चीजों को लाकर और लिविंग थिंग्स को भी लाते हैं तो वो बन जाता है बायोस्फीयर। यानी कि आपका बायोस्फीयर बनता है दो चीजों को मिला के, नॉन लिविंग को और लिविंग को। इसलिए उन्होंने कहा है कि बायोस्फीयर में क्या है, तीनों चीजें आती हैं। स्फीयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पे लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, एटमोस्फीयर होता है, एक साथ आते हैं, एक से बातें करते हैं। इट एक्सटेंड अ लिटिल अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड इन वाटर एंड एयर। द टोटल थिकनेस ऑफ द बायोस्फीयर इज अबाउट 24 किलोमीटर, यानी कि जो चौड़ाई है बायोस्फीयर की, लिथोस्फीयर वगैरह सबको मिला के वो कितनी है, 24 किलोमीटर तक है। अब हम ये भी बोल चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, पेड़ हो, पौधे हो, बड़ा जानवर हो या पानी की छोटी सी मछली हो, वो सब बायोस्फीयर में आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में वो चले जाते हैं बायोस्फीयर के। एनिमल्स जो हो गए, वेव्स हो गए, वो आपके हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। लेट्स स्टार्ट टुडेस SST class and try to finish chapter number 5 in today's class. So we are doing chapter 5, that is realms of the earth. We have already discussed lithosphere, one of the realm of the earth, next hydrosphere, and in last class we have started last realm of the earth, and that is atmosphere. We have understood what is atmosphere and composition of atmosphere and the structure of atmosphere. In today's class we are going to discuss importance of the atmosphere कि जो हमारा एटमोस्फेयर है उसका होना जरूरी क्यों है, एंड द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज बायोस्फीयर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट these two topics are on page number 45. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमोस्फेयर। तो क्यों हमें जो है एक चादर चाहिए हवा की जो हमारे चारों तरफ हो। जैसे कि मैंने कहा था कि ओजोन लेयर है, ओजोन गैस जो है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो फॉल करती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को। तो
तो इसीलिए जो है हमें एटमॉस्फेयर की जरूरत है। तो एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, जितनी भी हार्मफुल गैस है, हार्मफुल रेज है, जो सन की रेज है, उनसे ये फिल्टर करके, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको फिल्टर करके सन की जो बाकी अच्छी रेज होती है जो हमें चाहिए होती है वो भेजता है। अर्थ जो है हेल्प होता है, जो अल्ट्रावायलेट जो हमारा ब्लैंकेट है का एटमॉस्फेयर, अर्थ की हेल्प करता है सिर्फ वो ही रेज लाने में जो कि हमारे को जरूरी है पहुंचने के लिए। वो ये रिड्यूस, बड़ा जानवर हो या पानी की छोटी सी मछली हो, वो सब बायोस्फीयर में आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में वो चले जाते हैं बायोस्फीयर के। एनिमल्स जो हो गए, वेयर्स हो गए, वो आपके एनिमल किंगडम में चले गए, प्लांट हो गए आपके प्लांट किंगडम में आते हैं। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ह्यूमंस जो है एनिमल किंगडम में ही कंसीडर करते हैं। तो उन्होंने कहा है ऑल द रिलीव्स ऑफ द अर्थ आर इंटरकनेक्टेड, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ एनी चेंज कम इन वन रिलीव वेदर नेचुरल और मैन मेड, इट विल हैव अ चेन रिएक्शन। यानी कि अगर जरा सा भी कुछ उसके अंदर प्रभाव करता है, चाहे वो नेचुरली हो रहा है या हम कर रहे हैं, वो सबको प्रभाव डालेगा, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर और ह्यूमन, प्लांट, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। दिस इज ड्यू टू नेचर कैपेसिटी टू रीजनरेट। Normally it has been noticed that biosphere remain in a state of balance। तो उन्होंने कहा है कि जनरली हम मानते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर बैलेंस में रहते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कोई भी चेंज है, चाहे वो नेचुरली है चाहे मैन मेड है, वो उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो वैसे अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो वो बैलेंस में रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर उसमें कोई ना ज्यादा होते हैं ना ज्यादा कम होते हैं। कि किस कारण होता है? क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ, आप समझ सकते हैं। मैन हैज द इंटेलेक्चुअल एंड कैपेसिटी टू यूज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। हमने कहा है कि मानव में इतनी क्षमता होती है कि बायोस्फीयर की जितनी भी चीजें हैं उनको यूज करें। ट्रोपोस्फीयर को देते हैं क्योंकि इस लेयर में हम रहते हैं, ये एनवायरमेंट जो है हमें इफेक्ट करता है, ये लेयर हमें इफेक्ट करते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे पहले लेयर अर्थ की ये आती है। ये जो है हमारा क्या कहते हैं, जो हमने गैसेस पढ़ी 90% गैसेस इसके अंदर कवर होती है। ट्रोपोस्फीयर जो है कहाँ तक फैला हुआ है? इक्वेटर से अगर हम देखें तो 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पोल से देखें तो पोल से थोड़ा 8 किलोमीटर से ऊपर है। ये जो लेयर है इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि गैस कम होती जाती है तो इसका प्रेशर जो है उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है प्रेशर कम होता चला जाता है। अब उन्होंने कहा है एल्टीट्यूड जो बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, जिसका मतलब होता है 165 मीटर्स के इसका जो है चेंज हो जाता है एल्टीट्यूड की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो है आपका स्मोक भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, और जो भी वेदर इफेक्ट करता है वो इसी के ऊपर इफेक्ट करता है। द हाइट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द एयर स्टॉप डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। तो उन्होंने कहा है इसके अंदर वो हाइट जहाँ पे हवा जो है मतलब आपका बढ़ना कम कर देती है, घटना कम कर देती है, स्टॉप डिक्रीजिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। हियर द टेम्परेचर कैन बी, उस जगह पर टेम्परेचर कितना कम हो सकता है? -85 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, राइट। सो वी हैव कवर्ड 3 टॉपिक्स इन दिस क्लास. Further topic we will discuss in next class. Hope you like today's video and understood what I taught. Thank you for watching video. Have a nice day.